यूपी में चुनावी घोषणा होने के बाद लगातार सामाजिक समीकरण और राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। मेरे साथ एक बार फिर से जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, जो लगातार खासकर यूपी चुनाव पर बारीक नज़र रखे हुए हैं और जिस तरह के ओपिनियन पोल है और जो सामाजिक समीकरण वहाँ बदल रहे हैं उस पर नज़र रख रहे हैं। सर, क्या लग रहा है, चुनाव के ऐलान के बाद जो हालात थे और अब जो हालात बने हैं उसमें किस तरह का बदलाव देख रहे हैं राजनीतिक समीकरण की अगर बात करें तो? देखिए, सबसे जो एक फॉर्मेडेबल और मुकम्मल राजनैतिक दल जो उत्तर प्रदेश में हमको दिखाई पड़ा और जो कि किसी भी विवाद से परे है, उस दल में कोई विवाद नहीं है, उसके नेतृत्व में कोई विवाद नहीं है। वहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी किसी के भी चुनाव एरिया के अंदर कोई विवाद नहीं है। उस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो इस समय हवा दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश में, उसको जो कॉरपोरेट घराने का मीडिया है उसको वो पकड़ नहीं पा रहा है, उसको वो जानबूझ करके दिखा नहीं रहा है। एक सोची समझी साजिश के तहत वह लड़ाई जो है कुछ दूसरे लोगों की दिखाना चाहता है, जिससे कि जो वोटर उत्तर प्रदेश में डिसाइड नहीं कर पाता है, जो जिसका कोई मंतव्य नहीं है, जिसका कोई भी विचार नहीं बना है, उस वोटर को, जिसने मन नहीं बनाया है, उस वोटर के मन को वो बदलना चाहता है कॉरपोरेट घराने का मीडिया। और इसलिए हमें ये जान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इस समय बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व और उसके प्रत्याशियों की एक तरह से बयार चल रही है। इस बात को ग्रास रूट का व्यक्ति समझ रहा है और आप अगर चाहें तो ग्रास रूट पर नेशनल दस्तक द्वारा जो छोटे छोटे कस्बों में जाकर के, छोटे छोटे इलाकों में जाकर के जो उन्होंने इंटरव्यू किए हैं उसको देखिए। आप बड़े बड़े टेलीविजन को मत देखिए जो कि प्रायोजित ओपिनियन पोल कर रहे हैं। सर, एक माइनॉरिटी के वोट को लेकर, मुस्लिम समाज के वोट को लेकर लगातार हर तरह की बातें कही जा रही है। जिस तरह से एक कलह दो तीन पार्टियों में, किसी पार्टी में टिकट को लेकर है, किसी में परिवार को लेकर है, क्या वो माइनॉरिटी जो है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका क्या लग रहा है? आप ने खुद भी दौरा किया है यूपी में, क्या लग रहा है, वो एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अल्पसंख्यक समाज का वोटर है और विशेषकर जो यंग वोटर है, जो पढ़ा लिखा वोटर है, उसने यह मन बना लिया है कि वह अब की बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा, क्योंकि उसने जो दूसरी पार्टियां हैं, विशेषकर अखिलेश यादव को, जिनको मुलायम सिंह यादव ने स्वयं ये कहा कि ये अल्पसंख्यक विरोधी हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो वहाँ पर अल्पसंख्यक लोग हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय जो सांप्रदायिक संघर्ष हुए और आज बसपा सुप्रीमो ने कम से कम 500 सांप्रदायिक संघर्षों की जो बात बताई है, उससे तो और भी लोगों की आंखें खुल गई होंगी। दूसरी तरफ जो कांग्रेस से उन्होंने गठबंधन किया है, कांग्रेस का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो मलियाना हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, उन दंगों का अभी भी उसके साथ रिकॉर्ड है। और जब कांग्रेस सरकार बनाती थी तो उसके जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होते थे, जरा उनको उठा करके देख लीजिए, उनकी अस्मिताओं को देख लीजिए कि वो ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को जो है चीफ मिनिस्टर बनाती थी। तो वोट तो लेती थी दलितों से, कांग्रेस वोट दलितों से लेती थी, वोट अल्पसंख्यकों से लेती थी, लेकिन सत्ता सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज और अल्पसंख्यक समाज को किनारे करके ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के पास उसकी सत्ता रहती थी। तो आज जब अल्पसंख्यक समाज ये देख रहा है कि एक बार फिर से गठबंधन के आधार पर उसको छलने की साजिश हो रही है, तो वह पुराने समय का अल्पसंख्यक समाज का जो बहुजन समाज से रिश्ता है उसको वो याद करता है। मुझे जब मान्यवर कांसीराम
अल्पसंख्यक समाज या बहुजन समाज को इकट्ठा कर रहे थे, तो बहुजन समाज के जो उनका नारा था उसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज, ये उनका एक समीकरण होता था शुरुआत से। तो आज जब बहन जी जा रही हैं या जो बहुजन समाज पार्टी के लीडरान जा रहे हैं, वो उस रिश्ते को फिर से अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के साथ वो रिश्ता कायम करना चाहते हैं, जो रिश्ता मान्यवर कांशीराम ने उनसे बनाया था। और मान्यवर कांशीराम ने जो रिश्ता बनाया था उसकी नींव 1848 में जाती है। 1848 में जब फूले को उनके पिताजी ने, ज्योतिबा फूले को उनके पिताजी ने यह कह के निकाला कि तुम तो जो है शूद्रों को पढ़ा रहे हो, तुम तो अस्पृश्यों को पढ़ा रहे हो, तो मान्यवर कांशीराम ने उस फलसफे को देखा कि आखिर उस समय 1848 में जब फूले को उनके पिताजी ने घर से बाहर निकाला तो उनको रखने वाला कौन था? उनको फातिमा शेख और सुलेमान शेख भाई बहन ने ज्योतिबा फूले को अपने पास रखा। और अगर सुलेमान शेख और फातिमा शेख ज्योतिबा फूले को अपने घर में नहीं रखते तो ज्योतिबा फूले इतना बड़ा आंदोलन नहीं बना पाते। तो बहुजन समाज फूले और फातिमा शेख और सुलेमान शेख की उस युग्म, उस समीकरण को याद करता है। उसके बाद आप देखेंगे जब आगे चलते हैं लोग, तो बाबा साहब अंबेडकर जब 14 टैंक आंदोलन, 14 तालाब का आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय अल्पसंख्यक समाज ने महाराष्ट्र के समय में उनको अपनी जमीन पर आंदोलन करने की अनुमति दी थी, क्योंकि उनको कोई अनुमति नहीं मिल रही थी। इसके बाद 70 के आसपास में जब आरपीआई बनती है आगरा में, तो वहां नारा लगता है जाटव मुस्लिम भाई भाई, हिंदू कौम कहां से आई, ये आगरा का नारा है। और उसी तरह सुल्तानपुर में ये नारा लगता है। तो जो अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज और दलित समाज की जो युवती है, जो उनका युग्म है, समीकरण है, और उनकी जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ आते रहे हैं, और दोनों ही शिकार हैं मनुवाद के। इस बात को वो लोग समझ रहे हैं, और इसलिए बहुजन समाज पार्टी से वो सीधे रिश्ता बना रहे हैं कि अब हम फिर से कोई हमको एक्सप्लॉइट, कोई हमको शोषित नहीं कर पाएगा। और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, जिसके अंदर गुंडे नहीं होते, जिसके अंदर सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, हम सुरक्षित रहते हैं। मुझे लगता है कि इसलिए अब जो अक़लियत समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उसके जो दानीश्वर हैं, उसके जो लोग सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो उससे रिश्ता बना रहे हैं। जिस तरह से गठबंधन बना अंतिम समय में, लगभग पहले दौर में नॉमिनेशन होने से 1-2 दिन पहले गठबंधन बना, तो क्या लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जिस तरह से जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कह रहे थे कि मुस्लिम वोट जो है वो एक मुश्त जा रहा था बीएसपी की तरफ, उसको अपने तरफ लाने के लिए एक अलायंस बना है, इसका कोई असर देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन बना कांग्रेस और सपा में, वो पूरा का पूरा चुनावी गठबंधन है। उसमें कोई सामाजिकता नहीं है, उसमें सामाजिक कोई पहलू नहीं है, उसमें कोई दोस्ताना हक, उसमें वो खुलूस, उसमें जो इदारे होते हैं जिसके तहत नुमाइंदगी मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो विशुद्ध चुनावी है और चुनावी जुमला है। क्योंकि जो जमीनी हकीकत ये है कि हमारे समाज के अंदर आप अगर सचमुच युवती करना चाहते तो आज से 1 साल पहले करते। अगर आप गठबंधन करना चाहते कि हम अक़लियत समाज को कुछ हक और हुकूक दिलाएंगे, उनकी हम सरपरस्ती करेंगे, उनको हम लीडरशिप देंगे, उनको हम नुमाइंदगी देंगे, उनको हम सत्ता के अंदर भागीदारी बनाएंगे, तो वो 1 साल पहले करते, 1.5 साल पहले। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी ने आज से 1 साल पहले 97 अल्पसंख्यकों के टिकट एकदम, जिसे कहना चाहिए, फाइनल कर दिए थे, और उस चुनाव आते आते उनको बढ़ा दिया है। तो ये होता है कमिटमेंट, ये होता है संजीदगी, ये होता है समाज के प्रति समर्पण। और उस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी ने अपने सामाजिक ताने बाने को,
उनसे दोस्ताना रिश्ते को फिर से बहाली करी है और यहां पर राजनीति हो रही है। मैंने आपसे पहला इंटरव्यू किया था जो चुनाव पर आपने विश्लेषण किया था, उसके बाद अब उनका मैनिफेस्टो भी आ गया है। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश ने मेरा मैनिफेस्टो कॉपी किया, और अखिलेश कह रहे हैं कि चूंकि मैंने मैनिफेस्टो पहले लाया था तो बीजेपी ने मैंने मैनिफेस्टो कॉपी किया है। दोनों को मैनिफेस्टो का अगर आप विश्लेषण करें तो क्या पाते हैं? देखिए, जो भी चुनावी वादे होते हैं वो मैनिफेस्टो के अंदर होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उसको जो आपका लेखा जोखा होता है उसको लाते हैं आप मैनिफेस्टो के अंदर। और मैनिफेस्टो के अंदर जो आपने घोषणा पत्र लाए हैं, आप घोषणा पत्र में आपने कहा कि हम बीजेपी ने कहा नहीं, पहले सपा ने कहा कि हम आपको लैपटॉप देंगे। तो लैपटॉप बटा कि नहीं बटा ये तो जिनको नहीं मिला है वही जानते हैं। लेकिन अब की भाजपा ये कह रही है कि हम लैपटॉप के साथ 1 GB डेटा भी देंगे आपको, घी देंगे। तो घी देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं भाजपा के साथियों से, और मैं बताना चाहता हूं आम जनता को कि ये देखिए चुनावी वादा कैसे है, ये केवल और केवल लफ्फाजी है, जुमला है। ये कैसे है? उनके प्रधानमंत्री ने पहले कहा कि हम जब लड़ेंगे 2014 में सरकार बनाएंगे, उस कैंडिडेट उन्होंने ये कहा कि हम काला पैसा लाएं, काला धन लाएंगे विदेश से और 15 लाख रुपया जो है आपके खातों में पहुंच जाएगा। अब 3 साल होने जा रहे हैं, वो 15 लाख नहीं आया, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि आप हमको ये देंगे? दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि 50 दिन मुझे दीजिए और 50 दिन के अंदर हम ब्लैक जो काला धन है वो दूर कर देंगे। 50 दिन हो गए, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, नोटबंदी हो गई और हमारे गरीब आदमी लोग लाइन में लगा दिए गए, बेचारे भूखे मर रहे हैं वो लोग। तो ये उन्होंने किया। अब वो कह रहे हैं कि हम आपको लैपटॉप के साथ 1 GB डेटा देंगे। अरे तो भाई, आपकी सरकार महाराष्ट्र में है, आपकी साथ हरियाणा में है, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है, आपकी सरकार राजस्थान में है, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, तो वहां पर आप लैपटॉप और 1 GB डेटा क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर सचमुच आपको जनता का सशक्तिकरण करना है तो आप पहले जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर लैपटॉप दीजिए, वहां पर 1 GB डेटा दीजिए और वहां पर 5 किलो घी दीजिए। इसका मतलब क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूखी है? कि आप उसको प्रलोभन दे रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका घोषणा पत्र विशुद्ध और कोरा चुनावी स्टंट है, वह वास्तविकता से बहुत परे है। दूसरी बात आप ये देखिए कि भाजपा की तो सरकार केंद्र में है, अगर उसको लैपटॉप देना है तो पूरे भारत को लैपटॉप दे। केंद्र सरकार से कहिए कि हम लैपटॉप और 1 GB डेटा देंगे। इसका मतलब क्या है? आप चुनावी वादे में झूठ बोल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता को यह समझना चाहिए कि ये जो लैपटॉप और 1 GB डेटा है, या वो लैपटॉप या वो स्मार्टफोन देंगे, तो ये केवल और केवल वादा है। आपको जनता को डिमांड करनी चाहिए कि भाई आप हमको जॉब दीजिए, आप हमको नौकरी दीजिए। नौकरी से 20,000 रुपए महीने की भी आप नौकरी करते हैं तो आप हर महीने एक स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। इसलिए जो सरकार आपको नौकरी का वादा कर रही है, उस सरकार को सच्ची सरकार समझ के चुनना चाहिए। लैपटॉप तो आज है, कल नहीं रहेगा, और लैपटॉप से ना रोटी चलेगी ना रोजी चलेगी। लेकिन नौकरी अगर आपको मिलेगी तो रोजी भी चलेगी, रोटी भी चलेगी, लैपटॉप भी आएगा और स्मार्टफोन भी आएगा। तो इसलिए हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, वो कोरे वादों और वास्तविकता को समझेगी और ऐसी सरकार चुनेगी जो वास्तविकता में उसको नौकरी देंगे, लैपटॉप और उसको स्मार्टफोन से नहीं कारगर होगा। एक सवाल है कि आज से बीएसपी की रैली शुरू हो गई है। आज पहली रैली मेरठ में थी, उसके बाद अलीगढ़ में रैली हुई। क्या लग रहा है? बीजेपी की रैली काफ़ी पहले से परिवर्तन यात्रा चल रही थी। विपक्षी जो अखिलेश ने भी रोड शो किया राहुल के साथ। भीड़ के लिहाज से अगर बात करें, और जो मायावती ने आज ऐलान किया मन से कि हम सीधे नौकरी देंगे, ट्रांसपोर्ट ठीक करेंगे, मेडिकल फैसिलिटी ठीक करेंगे, मिड डे मील हम ठीक करेंगे ताकि जो गरीब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो इन तमाम घोषणा पत्र और इस तरह के जो मायावती ने आज ऐलान किया, इस दोनों में किस तरह से आप फर्क देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर किसी भी दल को इस समय देखें उत्तर प्रदेश में, चाहे वो भाजपा को देखें, चाहे वो कांग्रेस को देखें, चाहे वो सपा को देखें, तो अगर इन सब के साथ कंपेयर करें तो एक केवल पार्टी है, वो है बसपा,
जिसके अंदर कोई कलह नहीं है, जिसके किसी भी प्रत्याशी के अंदर कोई कलह नहीं है, जिसकी लीडरशिप में कोई कलह नहीं है, जिसकी विचारधारा में कोई कलह नहीं है, जो कि गठबंधन पर निर्भर नहीं करती है। तो बसपा की ताकत को यह समझना चाहिए कि केवल और केवल बसपा एक ऐसा दल है जो अपने बल पर लड़ रहा है, उसने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। तो यह उसकी ताकत का प्रमाण है कि वह किसी का सहारा नहीं ले रही है। यहां पर मरे हुए दलों का भी सहारा लिया जा रहा है, जो दल जो हैं जिनके कोई मेंबर भी नहीं है, जिसका ग्रासरूट पे कोई वो नहीं है, उन दलों का भी सहारा ले रहे हैं। तो उन जो दल दूसरे दलों के सहारे से आना चाहते हैं, तो वो उनकी ताकत खुद ब खुद प्रमाणित होती है कि वो ताकतवर नहीं है, वो तो दूसरे की स्ट्रेच क्रचेस का सहारा ले रहे हैं, बैसाखी ले रहे हैं। तो बैसाखी वाले लोग किस तरह मजबूत सरकार बना पाएंगे? और तीसरी तरफ जब आप व्यक्तित्वों की लड़ाई में देखते हैं, जो मजबूत व्यक्तित्व कौन है, पर्सनालिटी कौन है, वह व्यक्ति कौन है जो वास्तविकता में एक निर्भीक प्रशासन दे सकता है, ऐसे में जब आप देखते हैं तो आप केवल और केवल बसपा सुप्रीमो मायावती को देखते हैं, जो कि आने वाले समय में एक निर्भीक प्रशासन दे सकती हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि आप खुद कई चैनलों पे गए हैं जो ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, और मैंने भी ग्रास रूट पर लोगों से बात की है, तो जनता जो है वो एकदम से नकार रही है। तो क्या लग रहा है कि मीडिया की अपनी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार ओपिनियन पोल गलत साबित हो रहे हैं, बिहार में गलत साबित हुए, दिल्ली में गलत साबित हुए, तो कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल की विश्वसनीयता, पत्रकारिता की विश्वसनीयता खतरे में है, क्योंकि ओपिनियन पोल लगातार फेल हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही देखी गई कि बसपा को जो कॉरपोरेट घरानों के मीडिया घराने हैं, उनमें परसेप्शन की वार, उसमें उनकी जो छवि है उससे हराने की कोशिश हो रही है। आप बसपा को दिखाओ ही नहीं, नकारात्मक रूप में ही दिखाओ, जैसे ही कुछ नकारात्मक हो उसको दिखाओ, जैसे ही कोई उस पर केस करे तो दिखाओ, लेकिन कोई भी सकारात्मक छवि बसपा की नहीं बनने देना है। इस बात में कॉरपोरेट घरानों के जितने भी मीडिया हैं, और कुछ एंकर्स बड़े दलितों के सरपरस्त माने जाते हैं, वो एंकर्स भी बसपा को नहीं दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो वहां के पत्रकार हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े जो घराने हैं और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके वो प्रवक्ता बन गए हैं, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि अब मीडिया घरानों की, जो कॉरपोरेट के मीडिया घराने हैं, जो उनके एंकर्स हैं, जो उनके पत्रकार हैं, सभी की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है, और व्यक्ति उन पर विश्वास नहीं कर रहा है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो मीडिया घराने हैं, जो हमारे मीडिया तंत्र है, वो प्रजातंत्र का चौथा खंबा होता है। अगर चौथा खंबा नैतिकता भूल जाए और बेईमानी पर उतर आए, तो मुझे लगता है कि ऐसे मीडिया को नकारना ही ज्यादा दुरुस्त होगा, और व्यक्ति अपने दिमाग से काम करके, मुझे लगता है कि छोटे छोटे चैनलों को देख करके अपना मन बनाएगा। तो ये थे जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और लगातार बीएसपी पर भी नज़र रखते हैं, और पूरे देश की जो राजनीति में जो नई घटनाएं होती है और जो राजनीति किस दिशा में जा रही है उस पर भी नज़र रखते हैं। तो इनकी राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस लिहाज से भी कि यूपी को और बीएसपी को इन्होंने भी काफ़ी करीब से देखा है, और इस नाते भी क्योंकि लगातार ये डिबेट में हिस्सा लेते हैं, टीवी चैनल्स पर जाते हैं, अखबारों में इनके आर्टिकल्स छपते हैं, लेख छपते हैं, और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इनकी बहुत विश्वसनीयता है। तो इस लिहाज से आप यूपी की राजनीति को अगर और समझना चाहते हैं, प्रोफेसर विवेक को जरूर सुनिए, आपको पता चलेगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो पूरे यूपी चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।